चलो यार, ओके। यस हाय गाइस, फाउंडेशन में पहला वाला चैप्टर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, उसमें 7th नंबर का यूनिट हमारा चल रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में काफ़ी सारी बेसिक जानकारी हमने ले ली थी, आप सभी को अगर याद आ रहा होगा तो। बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर द रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट। ए बेटा चल आजा आजा, अच्छे से ध्यान दे, सब लोग साथ में क्या। रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, है ना। किसके थ्रू इशू किया? आईसीएआई की एक बॉडी है जिसका नाम है एएसबी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो क्या करती है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करती है। अच्छा, एएसबी जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करती है तो डायरेक्टली आपकी किताबों में नहीं आता है, उसके ऊपर कमेटी बैठती है, रिसर्च होता है, अलग अलग प्रोफेशनल बॉडीज को ट्रांसफर होते हैं, उनसे कमेंट्स आती है, रिव्यूज आते हैं, उसके हिसाब से मॉडिफाई करते हैं, गवर्नमेंट का भी रोल है, उसके बाद आपकी किताबों में फाइनल होके आएंगे। सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे पैदा होते हैं, इसकी प्रोसीजर है क्या हमें? जी हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है, पढ़ेंगे हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की प्रोसीजर भी पढ़ने वाले हैं। चलो आ जाओ, आगे बढ़ता हूँ, अच्छे से ध्यान देना फटाफट से बेटा सभी ने। चल ओके, डन, सब लोग साथ में बेटा। सो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में हमने ये देख लिया था कि आज के डेट में मार्केट में हर कोई अपने अपने हिसाब से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, रिकॉग्निशन ना करे, इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ब्रिंग्स इन द यूनिफॉर्मिटी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की वजह से क्या आती है बेटा? यूनिफॉर्मिटी आ रही है, कंपैरेबिलिटी आ रही है, यस और नो। जो पहले हम लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते थे, सर किसका कंपैरिजन और क्यों नहीं कर सकते थे? फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का कंपैरिजन। किसका किसका? एक ही इंडस्ट्री में दो अलग अलग एंटिटी का। ये एक एंटिटी है जो क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू कर रही है एट कॉस्ट, दूसरी एंटिटी है क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू कर रही है एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। दोनों एंटिटी का टर्नओवर सेम है बट फिर भी प्रॉफिट अलग अलग रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का इन्वेंट्री वैल्यूएशन का तरीका अलग है। वहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 आ गया। हे बच्चा सुन, अब दोनों ने इन्वेंट्री का वैल्यूएशन एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर करना है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर करना है। ये किसने बोला? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन या एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन या पर्टिकुलर इवेंट के लिए क्या किया बेटा? यूनिफॉर्मिटी लेके आ गई, आपको स्पेसिफिक प्रोसीजर्स, फ्रेमवर्क्स, पॉलिसीज बना करके दे दिया। बेस्ट एग्जांपल है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का। हमेशा ध्यान रखना, आपको फाउंडेशन लेवल पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं पढ़ना है, आपको फाउंडेशन लेवल पे सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नाम याद रखना है। सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कब पढ़ेंगे? इंटर और फाइनल लेवल पे। फाउंडेशन लेवल पे सिर्फ आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब, कैसे पैदा हुए, ऑब्जेक्टिव क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बेनिफिट्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है, बस ये ही चीजें पढ़ना है बेटा। सब लोग साथ में मुन्ना? पक्का? डन, चलो आगे। ओके चल आ जाओ। तो सो हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली थी, आ जाओ। ऑब्जेक्टिव्स देख लिया था, एलिमिनेट नॉन कंपेरेबिलिटी, है ना। उसके बाद दूसरा स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज, वैल्यूएशन मींस, मेथड्स प्रोवाइड करता है, बेनिफिट्स और लिमिटेशंस भी देख लिए थे। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पैदा कैसे होते हैं ये मैं बताने जा रहा हूँ, आ जाओ। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पैदा कैसे होते हैं? सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, आईसीएआई का ही एक बॉडी है जो पता लगाते रहता है, पता लगा पता लगा पता लगा। ऐसे कौन कौन से एरियाज है जहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जरूरत है? जैसे एक एरिया का मैंने एग्जांपल दिया, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। हर कोई अपने अपने घोड़े दौड़ाता था, तो यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 आ गया और सभी को एक यूनिफॉर्मिटी, एक सीधा रास्ता बता दिया। हर किसी ने इन्वेंट्री का वैल्यूएशन ऐसे करना है, कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर। एक और एरिया बताता हूं, डेप्रिसिएशन, उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6 आ गया, हाल फिलहाल में ये 6 निकल गया है। एक और एरिया बताता हूं, फिक्स असेट की अकाउंटिंग, उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 है, अब उसका नाम पीपीई है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एक और एरिया बताता हूं, दो कंपनी, दो या दो से ज्यादा कंपनी एक साथ आ रही है, मर्ज हो रही है, नई कंपनी पैदा हो रही है, उस प्रोसीजर को बोलते हैं अमलगमेशन। मैं और तुम घर हम हो जाते, दर्द दिलों के कम हो जाते। तो वहां पे अकाउंटिंग कैसे करना है, उसके लिए एस 14 है। आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं पढ़ना है, बस मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपको सिर्फ नाम याद रखना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के। अब होता क्या था, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के बाद भैया आप जो भी यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग है
यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, उनको समझ में नहीं आता था ये फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या सोच के प्रिपेयर किया, तो उसके लिए एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ गया जिसका नाम है AS1, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, कि आपने फिनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते वक्त कौन कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी यूज किया, फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते वक्त कौन कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी यूज किया, उसका इज्जतदारी में डिस्क्लोजर दो। तो वो क्या हो गया बेटा आपका, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपने जो भी पॉलिसीज यूज किया है, यू हैव टू डिस्क्लोज ऑल द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी विच यू हैव यूटिलाइज इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। मैं नहीं बोल रहा हूं, AS1 ने बोला है ना। सर ये डिस्क्लोजर से क्या हो जाएगा, फिनेंशियल स्टेटमेंट समझने में आसानी हो जाएगी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। लड़का लड़की जब पहली बार शादी के लिए मिलते एक दूसरे से तो डिस्क्लोजर ही देते हैं ना एक दूसरे को, है ना, मेरे ऐसी आदतें, मैं ये करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मेरी ये आदतें, मैं ये करता हूँ, एक दूसरे को डिस्क्लोजर दे दिया ताकि समझने में आसानी हो जाए, है ना। तो जहां कहीं पे भी अलग अलग पॉलिसीज है, जहां कहीं पे भी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझने में दिक्कत आ सकती है, तो वहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटेंट को गाइड करते हैं कि आपने ये प्रोसीजर, ये पॉलिसीज, ऐसे रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, ये सारी चीजें फॉलो करना है। तो इसके लिए कौन आया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैसे पैदा होते हैं वो प्रोसीजर में आपको बताने जा रहा हूं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैसे पैदा होते हैं वो प्रोसीजर में आपको बताने जा रहा हूं बेटा, अच्छे से ध्यान देना आप, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, प्रोसीजर फॉर प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यस और नो, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, तो अच्छे से आपने ध्यान देना है। चलो बेटा आ जाओ। सो ओके, आ जाओ मन्ना, देखो सो क्या दिया बेटा, प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। आ जाओ। सो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया बीइंग अ प्रीमियर अकाउंटिंग बॉडी इन इंडिया, ठीक है, टुक अप इटसेल्फ लीडरशिप रोल, मतलब यहाँ पे ICAI का मेजर रोल है इन द प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ICAI ने क्या किया, अप्रैल 1977 में ICAI ने क्या किया, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कंस्टिट्यूट किया। वैसे किताबों में दिया नहीं है ये साल और ये तारीख, आपने याद रख लेना एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। अप्रैल 1977 में क्या किया, ASB कंस्टिट्यूट किया। उसके बाद ICAI हैज टेकन सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव इन सेटिंग अप एंड इशूइंग प्रोसीजर ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ASB क्या करता है, ASB कंसिडर द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड IFRS, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है, जो सारी दुनिया में अप्लीकेबल है, और जो हम लोग अभी प्रोसीजर देख रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का वो लोकल है, वो सिर्फ इंडिया में अप्लीकेबल है। तो ASB इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को भी कंसिडर करता है व्हाइल फ्रेमिंग द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यस और नो, पक्की बात। अब कैसे फ्रेम करता है उसके लिए नीचे आ जाओ, ये है प्रोसीजर, ये है मेन पार्ट, ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। सो ASB कैसे स्टैंडर्ड सेट करता है, सर आपने तो बोला था ICAI सेट करता है, अरे बाबा ASB ICAI का ही पिल्लू है। ASB वॉज कंस्टिट्यूटेड बाय द ICAI इन अप्रैल 1977, राइट। चलो आ जाओ। सो सबसे पहले ASB क्या करेगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एरियाज जहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत है। अब एरिया मतलब यहाँ पे रीजन की बात नहीं चल रही है, एरिया मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन या इवेंट्स जहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत है। एरिया मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन एंड इवेंट जहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत है। उसके बाद कंस्टिट्यूशन ऑफ द स्टडी ग्रुप। अब सबसे पहले एरिया का पता लगा दिया, अब एक एरिया पता चला कि यार इन्वेंट्री वैल्यूएशन का ट्रीटमेंट अकाउंटिंग, उसके लिए डिस्क्लोजर के लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं है, हर कोई अपने अपने हिसाब से कर रहा है, तो ये एरिया पता चल गया। फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अब उसके बाद डायरेक्टली स्टैंडर्ड ऐसे खप से पैदा नहीं होता है, इन्होंने स्टडी ग्रुप कंस्टिट्यूट किया जिसमें काफ़ी सारे मेंबर्स रहेंगे और वो क्या करेंगे, एक ड्राफ्ट बनाएंगे रफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और जिसमें ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द स्टैंडर्ड दिया रहेगा। एक ड्राफ्ट बनाएंगे, ये स्टडी ग्रुप के अंदर जो भी मेंबर रहेंगे ड्राफ्ट बनाएंगे, दूसरा काम। उसका बाद है ना कंसिडरेशन ऑफ प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट प्रिपेयर्ड बाय द स्टडी ग्रुप एंड रिवीजन इफ एनी ऑफ द ड्राफ्ट ऑन द बेसिस ऑफ डेलिब्रेशन। फिर उसके बाद प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट को कंसिडर करेंगे, उसमें अगर कुछ रिवीजन करना है, कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो वो देखेंगे। पहला काम आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया, दूसरा काम स्टडी ग्रुप,
तीसरा काम प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट। उसके बाद ये जो प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट बनाए इसे सर्कुलेट कर देंगे टू द काउंसिल मेंबर्स ऑफ द ICAI एंड स्पेसिफाइड आउटसाइड बॉडीज। आउटसाइड बॉडी यानी कौन सी है? MCA है, सेबी है, CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, C&AG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, है ना। इन सभी को सबमिट कर देंगे कि भैया आप भी आपके ओपिनियन दो। सर्कुलेट कर दिया। उसके बाद मीटिंग विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्पेसिफाइड आउटसाइड बॉडी। अब इन सब ने ड्राफ्ट देखने के बाद कुछ ना कुछ सोचा होगा तो इन सब के रिप्रेजेंटेटिव से मीटिंग करेंगे। उसके बाद एक फाइनल एक्सपोजर ड्राफ्ट बनेगा, ईडी एक्सपोजर ड्राफ्ट। और उसके बाद फिर से सर्कुलेट करेंगे, सबकी कमेंट लेंगे। उसके बाद वो एक्सपोजर ड्राफ्ट को हम लोग अमेंड करने वाले हैं एंड फाइनल ड्राफ्ट आपके किताबों में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन के आ जाएगा। देखो, कंसिडरेशन ऑफ द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज स्टैंडर्ड बाय द काउंसिल ऑफ द ICAI, ये कंसिडर करेंगे एंड अगर उसमें कुछ चेंजेस ज़रूरी है तो चेंज करेंगे। और उसके बाद है ना, ये स्टैंडर्ड आपकी किताबों में छप के आ जाते हैं। ये ऐसी प्रोसीजर है, ये ऐसी प्रोसीजर है। समझ में आई प्रोसीजर क्या है? सिंपल प्रोसीजर है। सर एक काम करो ना, प्रोसीजर लिख करके दे दो। जी हाँ, बिल्कुल लिख करके दे सकता हूँ, अच्छे से ध्यान दे देना। आ जा बेटा, ए बेटा ध्यान दे। ये ले मैं प्रोसीजर लिख रहा हूँ। पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरियाज। आइडेंटिफिकेशन लिख ले बेटा, शॉर्टकट है, ऑफ एरियाज। दूसरा काम स्टडी ग्रुप कंस्टिट्यूट करो। और स्टडी ग्रुप क्या करेगा? ड्राफ्ट बनाएगा। उस ड्राफ्ट में ऑब्जेक्टिव और स्कोप रहेगा। तीसरा काम प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट जो ऊपर बनाया है ना, उसको कंसिडर करना है, उसको रिव्यू करना है। उसके बाद उस प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट को सर्कुलेट कर देंगे टू द काउंसिल मेंबर्स एंड आउटसाइड मेंबर्स एंड स्पेसिफाइड आउटसाइड बॉडीज। उसके बाद मीटिंग लेंगे सबकी एक। सर क्यों मीटिंग? अरे बाबा, पिछले वाले पॉइंट में सर्कुलेट किया ना ड्राफ्ट, तो उनका जो भी ओपिनियन है वो मीटिंग के द्वारे हम लोग समझेंगे। मीटिंग के साथ, मीटिंग लेने के बाद सबसे समझेंगे। मीटिंग ले लेंगे सभी का, मीटिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड आउटसाइड बॉडीज, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ आउटसाइड बॉडीज। उसके बाद फाइनल एक्सपोजर ड्राफ्ट बनेगा, ईडी। उसके बाद वो एक्सपोजर ड्राफ्ट में जो भी कमेंट्स आएगी आपको सभी से, या रिवाइज करना पड़ेगा, कुछ चेंज करना पड़ेगा, तो ICAI का काउंसिल उसके अंदर में चेंज कर लेगा बाय काउंसिल ऑफ ICAI। और उसके बाद ये आपकी किताबों में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन के आ जाएंगे। किसी पॉइंट में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो। ये जो मैंने साइड में लिख के दिया है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो जो भी साइड में लिख के दिया उस साइड में, क्लियर, पक्का, डन। सो मेरे साथ साथ एक बार बोलना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एरिया, स्टडी ग्रुप कंसिडर करना, स्टडी ग्रुप बना लेना, प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट बनाना, प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट सर्कुलेट करना, मीटिंग लेना, एक्सपोजर ड्राफ्ट बनाना। उसके बाद काउंसिल ऑफ ICAI एक्सपोजर ड्राफ्ट के अंदर में फाइनल चेंज करेगा और आपकी किताबों में एज बन के आ जाएंगे। क्लियर है, पक्का बात। प्रोसीजरल पार्ट है, फैक्ट है, याद करना है, कोई कॉन्सेप्ट वगैरह इसमें एज सच नहीं है। उसके बाद लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कौन कौन सी लिस्ट है बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की? देखो तो ज़रा, चलो आ जाओ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की कुछ लिस्ट है। AS1 का नाम है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, 2 का नाम है इन्वेंट्री वैल्यूएशन, 3 का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट, 4 का नाम है कॉन्टीजेंसीज एंड इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, 5 का नाम है प्रॉफिट और लॉस फॉर द प्रायर पेड आइटम एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, 6 निकल गया, डेप्रिसिएशन है। उसके बाद AS7 फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये भी निकल गया है। AS7 फॉर कंस्ट्रक्शन, AS7 फॉर कंस्ट्रक्शन, AS8
अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये बेटा चेक कर लेना, AS8 है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसके बाद 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। उसके बाद 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। 11 इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। 12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। प्लीज़ ये लाइन एक एक ऊपर नीचे हो गई है, प्लीज़ चेक कर लेना। 14 अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन। 12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। AS8 अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। AS7 हो गया, डन। उसके बाद AS16 बोरोइंग कॉस्ट। AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। 20 अर्निंग पर शेयर। ओहो हो, नाम ऊपर नीचे हो गए। 22 ठीक है। 15 एम्प्लॉय बेनिफिट। 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। 19 लीजेस। 21 कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट। 23 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। 24 हाँ बेटा बता रहा हूँ, नाम कैसे याद रखना है। ये कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट डबल आ गया। बस ये इतना ही है, एक सेकेंड। हाँ बेटा, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इन CFS, ये SI 23 पूरा एक ही नाम है। जस्ट अ सेकेंड। 24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। 26 इंटेंजिबल असेट। 28 इम्पेयरमेंट ऑफ असेट। 29 प्रोविजन कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी कॉन्टिजेंट असेट। 7 ये। चलो ठीक है, आ जाओ। अब मेरे ख्याल से आपको नाम प्रॉपरली समझा पाऊंगा मैं। आ जाओ, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फाइनल लेवल पे आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ना है। फाउंडेशन लेवल पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के सिर्फ नाम भी याद रह गए तो मोर देन सफिशिएंट है। आ जाओ, सो अच्छे से ध्यान देना बेटा आप सब लोग। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब समझ में आया, ऑब्जेक्टिव समझ में आया, बेनिफिट समझ में आया, लिमिटेशन समझ में आ गया। एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर्मुलेट कैसे होते हैं, प्रोसीजर फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया, ये आपको चीजें समझ में आ गई कैसे पैदा होते हैं। आ जाओ, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नाम और नंबर हम लोग याद कर लेते हैं। याद कर पाओगे? चल डन, आ जाओ। आ जा मुन्ना, आ जा। चल ध्यान दे, तो ध्यान दे बेटा। सो सबसे पहला स्टैंडर्ड है AS1। देखो अब याद कैसे करना है, आप साइड बाय साइड लिख लेना बेटा। देखो 1 है ना, 1 यानी पहला। जब पहली बार लड़का लड़की एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे को क्या दे रहे हैं बेटा, डिस्क्लोजर। लड़की बता देती है लड़के को मेरा ऐसा ऐसा है, मेरा ये लफड़ा था, वो था, ये था, वो था। लड़का बोलता है मेरा ये था। तो एक दूसरे को डिस्क्लोजर दे दिया ताकि फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द, है ना, ईच अदर्स लाइफ। तो यहाँ पे डिस्क्लोजर हम लोग दे रहे हैं जस्ट बिकॉज, क्यों बेटा, यहाँ पे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इसका नंबर कैसे याद रहेगा, पहली बार जब मिलते हैं तो क्या देते हैं, डिस्क्लोजर। फिर आपने सुना होगा काफ़ी बार पुरानी पिक्चरों में 2 नंबर का माल, ये सर सुना होगा ना ऐसा, 2 नंबर AS2, 2 नंबर का माल, इन्वेंट्री माल, 2 नंबर का माल AS2। 3 कितने वर्ड है बेटा यहाँ पे, कैश फ्लो
स्टेटमेंट। कितने वर्ड है? 3, 1 2 3। इलॉजिकल है फिर भी लॉजिकल है, नाम याद रखने के लिए बस। 1 2 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। चौथा 4, 4 को हिंदी में क्या बोलते हैं? चार। स्पेलिंग लिखो उसका, कैसे आएगा? CHAR, सी बोलते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कॉन्टिंजेंसीज। सी बोलती है आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? कॉन्टिंजेंसीज एंड इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। AS 5, 5 मतलब 5। P बोलती है आपके दिमाग में क्या आता है? प्रॉफिट। सो प्रॉफिट और लॉस फॉर द प्राइपेड आइटम एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। AS 6, ये ना इधर का रहा ना इधर का रहा, चला गया। ये ना इधर का रहा ना इधर का रहा, चला गया। 6 डेप्रिसिएशन, समझा इशारों इशारों में। उसके बाद 7, काफ़ी बार मैंने काफ़ी सारे बिल्डर के गाड़ियों के नंबर देखे हैं। काफ़ी बिल्डर जो लोग होते हैं ना, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, है ना, तो उनकी कार का नंबर देखो, काफ़ी बार उनकी कार का नंबर मैंने देखा है 7 रहता है ना। तो AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, है ना। जो भी स्टोरी बता रहा हूँ साइड के साइड में लिख करके रख लेना, जो भी स्टोरी बता रहा हूँ साइड बाय साइड लिख करके रख लेना। पहले 7 नाम याद रहेंगे बेटा आपको, पक्की बात, डन। पहले 7 नाम याद हो गए। पहली बार मिलते तो एक दूसरे को क्या देते हैं? डिस्क्लोजर। 2 नंबर का माल यानी AS2 इन्वेंट्री वैल्यूएशन। 3 कितने वर्ड है? 3 वर्ड है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कितने वर्ड है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। यस और नो? पक्की बात है। उसके बाद 4 CHAR, 4 का स्पेलिंग C से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्टिंजेंसीज। 5 P, प्रॉफिट और लॉस फॉर द प्राइवेट आइटम एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। 6, ना इधर का रहा ना उधर का, चला गया बेचारा। AS6 विड्रॉन हो गया, डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग था। 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। 8, अब 8 के लिए मुझे बता दो तो बेटा, अब देखो 8 ये भी निकल गया लेकिन बता देता हूँ। साइंटिस्ट लोग जो रिसर्च करते हैं वहीं के वहीं ऐसे ऐसे घूमते रहते, वही चीज़ बार बार सोचते, देखो वही चीज़। 8, ये कैसा फिगर दिख रहा है बेटा आपको? 8, इसीलिए 8 रिसर्च एंड डेवलपमेंट, है ना। इलॉजिकल है, एक्चुअल लॉजिक ये नंबर्स का कोई नहीं है बेटा, बस आपको याद रहना चाहिए इसलिए मैं बता रहा हूँ। देन रेवेन्यू रिकॉग्निशन, कोई भी मुझे मेरे रेवेन्यू, मेरे इनकम के बारे में पूछता हूँ तो उसको मैं बोलता हूँ नहीं। क्या बोलता हूँ उसको मैं? नहीं। 9 लग रहा है क्या आपको? AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। AS10 इंडियन क्रिकेट टीम की प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मतलब असेट ना, फिक्स असेट। इंडियन क्रिकेट टीम की फिक्स असेट कौन थी पहले? सचिन तेंदुलकर। इंडियन क्रिकेट टीम का फिक्स असेट है ना। तेंदुलकर के टी शर्ट का नंबर क्या था? 10। तो देखो 10 फिक्स असेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। 10 फिक्स असेट, है ना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एक बच्चे ने पूछा सर AS6 क्यों कैंसिल हुआ? क्योंकि वो AS10 में मर्ज हो गया। एक बच्चे ने पूछा AS6 क्यों कैंसिल हुआ? क्योंकि वो AS10 में मर्ज हो गया। डन। उसके बाद आगे और बढ़ते बेटा। AS11, देखो 11 ऐसा रहता है, 11 ये अपने इंडिया की करेंसी, ये फॉरेन करेंसी, ये इंडिया की करेंसी, ये फॉरेन करेंसी। अब दोनों के बीच में जो भी एक्सचेंज डिफरेंस है उसके लिए AS11, एक्सचेंज डिफरेंस बिटवीन द फॉरेन करेंसी, यस और नो, इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन एक्सचेंज रेट। ये इंडिया की करेंसी, ये फॉरेन करेंसी, तो फॉरेक्स से रिलेटेड जो है वो AS11। AS12 आम्ही 12 सरकार के चपेड़े में नहीं पड़ना वरना 12 के भाव में जाओगे, तो सरकार 12 का भाव, गवर्नमेंट ग्रांट, यस और नो। AS13 तू तेरा देख, तू तेरा इन्वेस्टमेंट देख। AS13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, तू तेरी इन्वेस्टमेंट देख, यस और नो। सो AS13 तेरा सुरूर, बरोबर है क्या? तू तेरा देख, तू तेरा इन्वेस्टमेंट देख, यस और नो। AS13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। 14 मैं और तुम गर हम हो जाते, दर्द दिलों के गम हो जाते, यस और नो, अमेलगमेशन, ये आप याद रख लेना। AS15 एम्प्लॉय बेनिफिट। 16 बोरोइंग कॉस्ट। 17 का से मतलब क्या? सेगमेंट रिपोर्टिंग। से मतलब क्या? सेगमेंट रिपोर्टिंग। से 17 का से 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, से याद रहेगा। सो 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर याद रखना है। 19 लीजेस एंड 20 EPS।
पहले 20 नाम भी आपको अगर याद रहे तो भी मोर देन सफिशियंट है, यस और नो। 30, 31, 32 वैसे भी रिमूव हो गए, 30, 31, 32 रिमूव हो गए बेटा। AS6 चला गया 10 में, AS8 मर्ज होके चला गया AS29 में, 6 चला गया 10 में, 8 चला गया 29 में, यस और नो, पक्की बात, क्लियर, चलो आगे, पक्का, चलो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? ये सिर्फ नाम याद रखना है बेटा, आपने सिर्फ नाम याद रखना है। काफ़ी नाम याद करवा दिए मैंने आपको, ये 4-5 नाम आखिरी के आप याद करोगे। 29 प्रोविजंस, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी एंड कॉन्टिंजेंट एसेट है। 28 इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट का मतलब बता देता हूँ, वैसे आपको डिटेल में एक भी स्टैंडर्ड नहीं है, सिर्फ नाम है। इम्पेयरमेंट का मतलब है बेटा, जैसे मान लो आपके पास कोई तो असेट है, इस असेट का बुक वैल्यू आपका दिख रहा है 100 और इस असेट का मार्केट वैल्यू है 80। इसका मतलब क्या है, ये असेट मार्केट में बेचने गए तो 80 मिलेगा, लेकिन फिर भी आप बुक्स में 100 दिखा रहे हो, मतलब यहाँ पे इसका बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू से भी कम हो गया। ये असेट 20 से इम्पेयर्ड हो गई, इम्पेयर्ड हो गई, इम्पेयर्ड हो गई, IMPAIRED, इम्पेयरमेंट ऑफ असेट। तो अब इस असेट को कम कर दो, अब इस असेट को 20 पे लेके आ जाओ, इसे 20 को हम लोग बोलेंगे 80 पे लेके आना है एसेट को, उस 20 को बोलेंगे इम्पेयरमेंट लॉस, उस 20 को बोलेंगे इम्पेयरमेंट लॉस, उस 20 को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इम्पेयरमेंट लॉस। ये बात क्लियर है, पक्की बात, डन। उस 20 को क्या बोलेंगे, इम्पेयरमेंट लॉस, डन। आपको एक भी स्टैंडर्ड नहीं है डिटेल में, बार बार बता रहा हूँ, 26 इंटेंजिबल असेट के लिए बस आपने नाम याद रखना है। अब उसके बाद आ जाओ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ओ हो, बड़ा ही प्यारा है कॉन्सेप्ट है बेटा, अच्छे से ध्यान देना। अब ये कॉन्सेप्ट पहले मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का क्या कहना है अच्छे से समझो। इंड AS क्या है बेटा, ये इंड AS। चलो आ जाओ। अब सारी किताबें बंद कर दो 2 मिनट के लिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना अच्छे से, कॉन्सेप्ट समझना बेटा, डन। अब ध्यान देना सभी ने, आप सभी को मालूम है ये है इंडिया, है ना। सॉरी अगर मेरे से थोड़ी इमेज में मैं इतना अच्छा पेंटर नहीं हूँ, तो प्लीज़ इसको पर्सनली मत लेना। ये इंडिया है, ये इंडिया में एक कंपनी है, इसका बिजनेस इंडिया में भी है और इसका बिजनेस आउट ऑफ इंडिया भी है। अब ये बाहर से पैसा लेती है, देती है, लेती है, देती है, लेती है, देती है, लेती है, देती है। अब बाहर से पैसा आ रहा है, जा रहा है, 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 यस और नो। तो बाहर ये मान लो ये है चाइना, ये है USA, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है थाईलैंड, बराबर। तो अब हुआ क्या, ये जो बाकी बाहर की कंट्री है, अब यहाँ से जो भी इन्वेस्टर्स है जो इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बराबर है, अब इनको इस कंपनी के फिनेंशियल स्टेटमेंट समझना होगा। तो अब बताओ उस कंपनी के फिनेंशियल स्टेटमेंट US के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाओ, तो USA वाले को समझेगा तो वो पैसा इन्वेस्ट करेगा। चाइना वाले को उसके हिसाब से फिनेंशियल स्टेटमेंट बना के दो, इसको इसके हिसाब से फिनेंशियल स्टेटमेंट बना के दो, इसको इसके हिसाब से फिनेंशियल स्टेटमेंट बना के दो। मतलब क्या इस कंपनी के अकाउंटेंट को जीवन भर एक ही काम है क्या? तो कितनी बड़ी तकलीफ हो गई सोचो आप लोग। इसीलिए झंझट से बचने के लिए अगर ऐसे कोई स्टैंडर्ड मिल जाए जो सारे कंट्री के लिए यूनिफॉर्मली अप्लीकेबल है, तो कितना बड़ा मजा आ जाए। अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग फिनेंशियल स्टेटमेंट बना के देने की जरूरत नहीं है। सर क्यों बनाना है अलग अलग फिनेंशियल स्टेटमेंट? चाइना वाले को हम लोग उसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से फिनेंशियल स्टेटमेंट बना के देंगे तो वो इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करेगा। US वाले को उसके हिसाब से बना के दिया तो इन्वेस्ट करेगा। कितनी बड़ी तकलीफ है। उन्हें हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझ नहीं आते, हमें उनके समझ नहीं आते। बहुत तकलीफ है, मैं उसके पीछे वो मेरे पीछे, हम दोनों को एक दूसरे का समझ नहीं आ रहा है। तो इसीलिए
वहाँ पे पैदा हुए हैं ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सो अब इस कंपनी ने क्या करना है, इसके फिनेंशियल स्टेटमेंट अगर इसने ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बना दिए तो ये सारे अलग अलग फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। सभी के लिए एक ही फिनेंशियल स्टेटमेंट, एक ही फिनेंशियल स्टेटमेंट अगर ये एज पर ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसके हिसाब से बना दिया तो किसी के लिए कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। सर मतलब ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से आपने अगर फिनेंशियल स्टेटमेंट बना दिए, डोंट वरी, एक भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको पढ़ना नहीं है फाउंडेशन में, बस ध्यान रखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर द रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स, पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क जो अकाउंटेंट ने फॉलो करना है इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। सो ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करता है बेटा, हर एक कंट्री के लिए सेम है, अलग अलग बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड, ग्लोबल स्टैंडर्ड, उसके हिसाब से फिनेंशियल स्टेटमेंट बना दिया तो कितनी बड़ी झंझट कम हो गई, कितनी बड़ी झंझट कम हो गई। यस और नो, मज़ा आया कि नहीं। सो उस ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की हम लोग अब बात कर रहे हैं। सो हाल फिलहाल में जो ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो कौन है बेटा, प्लीज़ ध्यान देना, IFRS ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स IFRS। ओ हो, ऐसी बात है सर, IFRS, ये बात समझ आए, क्लियर। अब अच्छे से ध्यान देना। तो अब अगर आपने IFRS के हिसाब से बना दिया तो आपको अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं। वहाँ से अगर आपको ट्रांजैक्शन करना है, वहाँ से इन्वेस्टर यहाँ लाने हैं, तो आपने IFRS के हिसाब से बना दिया तो कोई दिक्कत नहीं। एक ग्लोबल है, अब ये जो कंपनी है इसको एक तो ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से और दूसरे है लोकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सर लोकल मतलब कौन से, अभी जो लिस्ट देखा था, AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, 2 नंबर का माल AS2, AS3, ऐसे ना ये जो सारे देखे थे ये लोकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। सर इस कंपनी ने ग्लोबल फॉलो करना है या लोकल, अगर एक बार ग्लोबल फॉलो कर दिया तो हमेशा ग्लोबल ही फॉलो करना है, और बचे हुए जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है उन्होंने लोकल फॉलो करना है। सर हमें कैसे समझेगा कौन सी कंपनी को ग्लोबल कौन से लोकल, मैं बताऊंगा ना। पहले ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते क्या है, भारत में कौन से ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोग यूज करते हैं, समझो तो सही, क्लियर। चल आ जाओ। सो अब ये तो चीज़ समझ में आ गई ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या चीज़ है। अब ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल के दुनिया वाले किससे देखते हैं, IFRS को। अब IFRS आया कहाँ से, देखो ज़रा ध्यान देना, IFRS आया कहाँ से, ध्यान देना। पहले एक ऑर्गेनाइजेशन थी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, इन्होंने इशू किए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। IAS, बाद में ये कमिटी कन्वर्ट हो गई इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड में। सर ये कमिटी कहां की है, लंदन, यूके बेस एक कमिटी थी। पहले इस कमिटी ने इशू किए थे IAS, अब IAS भी बन गई इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। सेम कमिटी का नाम बदल गया, अब ये IASC से क्या हो गया, IASB हो गया। और IASB ने इशू किए, इन्होंने इशू किए IFRS इंटरनेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इन्होंने क्या इशू किया, इंटरनेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। अच्छा सर थोड़ी देर पहले आप इसी की बात कर रहे थे, हाँ क्लियर है। अब ध्यान देना सर, अब IASC पहले इसका नाम ये था फॉर्मर, अब इसका नाम ये हो गया
सर इसने ये वाले स्टैंडर्ड दिए थे, इसने ये वाले स्टैंडर्ड दिए, दोनों में से किसको फॉलो करना है? दोनों को। तो ये भी बंद नहीं हुए हैं, ये भी चल रहे हैं और ये भी चल रहे हैं, दोनों भी चल रहे हैं। यस और नो? सर हमने किसको फॉलो करना है? IFRS को। तो ये ही हमारे आर कॉल्ड एज ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। लेकिन इंडिया वालों की नाक कट जाती थी ना, काफी सारे कंट्री ने तो एज इट इज IFRS को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इंडिया वालों की तो नाक कट जाती थी। इन्होंने IFRS को कन्वर्ट किया, कन्वर्ज्ड इनटू किसमें? इंड एएस। इंड एएस। सो हम भारत वालों के लिए इंड एएस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर द ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हमारे लिए तो यही ग्लोबल है। सर क्या फर्क है दोनों में? 97% सेम है, 97% सेम है। 3% बस यही फर्क है, इंडियन इकोनॉमी एनवायरनमेंट को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने स्टैंडर्ड्स को चेंज किया। इंडियन इकोनॉमी एनवायरनमेंट को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने स्टैंडर्ड्स को चेंज किया। बेटा यस और नो? क्लियर है? पक्की बात? यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो पूछो। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीबॉडी? प्रोसीजरल पार्ट है, प्रोसीजर है, प्रोसीजर बस याद रखना है, कोई लॉजिक नहीं है। पहले इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी थी, उन्होंने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए। उसके बाद यही कमेटी कन्वर्ट हो गई IASB में, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने। इन्होंने इंटरनेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स इशू किए, और ये IFRS ही दुनिया वालों के सामने ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन के आ गए। बट हम भारत वालों ने इन IFRS को एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं किया। हमने क्या किया? इनको कन्वर्ट किया इंड एएस में। तो इंडिया वालों के लिए ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड एएस। बट अंदर की बात बताऊँ, ये दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, नाम नंबर तक सेम है, 97% सेम है। और हम लोग कहते हैं हम प्रेरित हुए हैं, मेरे हिसाब से कॉपी पेस्ट है, काफ़ी सारा पोर्शन कॉपी पेस्ट है। यस और नो? ये बात समझ आई? ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का फ़ायदा क्या है बेटा? सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग हिसाब से आपको अकाउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरी दुनिया के साथ ट्रेड कर सकते हो, अक्रॉस द बॉर्डर ट्रेड कर सकते हो। मुझे चाइना से कोई इन्वेस्टर लाना है तो उसके लिए सेपरेट फिनेंशियल स्टेटमेंट चाइना के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अगर ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर लूँ तो वो सारी दुनिया के लिए अप्लीकेबल है क्या? यस। क्लियर? ये बात समझ आई सभी को? पक्का? चलो आ जाओ, अब थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। ये हो गया, ये हो गया। बेनिफिट्स देख लो एक बार। पहला, इकोनॉमी। When market expands globally, प्लीज ध्यान देना, when market expands globally, need for conversion increases। आप सभी को मालूम है मार्केट ग्लोबली एक्सपांड हो रहा है, भारत में रहने वाला सिर्फ भारत में धंधा नहीं कर रहा है, भारत के अलावा बाकी देशों में भी कर रहा है बेटा। इसीलिए ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जरूरत आन पड़ी है बेटा। इट फैसिलिटेट्स द मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डरली एंड एफिशिएंट कैपिटल मार्केट एंड ऑल्सो हेल्प टू इंक्रीज द कैपिटल फॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड द मेन रूरल कंट्री। मतलब आपका कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री से भी आप पैसा फॉरेन कैपिटल लेके आ सकते हो क्या? यस। दूसरा फायदा है इन्वेस्टर्स को समझने में आसानी हो जाएगी क्या? इन्वेस्टर वांट द इंफॉर्मेशन दैट इज मोर रिलेवेंट, रिलायबल, टाइमली एंड कंपेरेबल अक्रॉस द जुरिडिक्शन। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, है ना, जब भी इंफॉर्मेशन आप भेजते हो तो उन्हें उनके हिसाब से, उनके लॉज, उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से चाहिए। तो भैया ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ गया तो ये काम आसान हो जाएगा क्या? हाँ। और तीसरा, इंडस्ट्री को भी फायदा हो जाएगा। मेजर फोर्स इन द मूवमेंट टूवर्ड्स द कन्वर्जन
हैज़ बीन इंटरेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा फायदा है क्योंकि वो लोग एबल टू रेज द कैपिटल फ्रॉम फॉरेन मार्केट एट लोअर कॉस्ट। इंडिया में बहुत महंगा लोन मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, फॉरेन में सस्ते में मिल जाता है बेटा। तो बाहर से भी पैसा रेस कर सकते हैं क्या? यस, लेकिन बाहर से पैसा कब रेस कर पाएंगे? जब वो ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे तो ही पॉसिबल है। जब वो ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे तो ही पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। यस और नो? क्लियर? यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो एक बार पहले पूछो। यो एनीबडी, एनी काइंड ऑफ डाउट? डन 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 डन, क्लियर, पक्का? अरे यस और नो? ओके देन, इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। अच्छा सुनो, नेक्स्ट लेक्चर में टॉपिक खत्म हो जाएगा, पहला सबसे बड़ा टॉपिक आपके सिलेबस का, आपके सिलेबस का सबसे बड़ा टॉपिक है पहला वाला, ये खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे खत्म करके। थैंक यू, बाय।